नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। सर्दियों की सुबह थी, हवा में नमी थी और खिड़की के बाहर धुंध फैली हुई थी। विहान ठाकुर 21 साल का मूक बधिर लड़का कमरे की फर्श पर बैठा पेंसिल से स्केच बना रहा था। उसके चारों ओर बिखरे थे कागज, कोयले के टुकड़े, रंगों की शीशियां और अधूरी ड्राइंग्स। वह बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, लेकिन उसकी उंगलियां वो बोलती थीं, और जो वो बनाता वो जैसे किसी और दुनिया की कहानी कहती। आज उसने जो तस्वीर बनाई थी वो औरों से अलग थी। एक सर्कस का तंबू, ध्वस्त और वीरान, और उसके बीच में एक चेहरा, पुतली जैसी आंखें, बड़ा सा मुस्कुराता हुआ मुंह, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। वो तस्वीर हंसती हुई नहीं लग रही थी, वो डरावनी थी। विहान ने वह स्केच उठाया और अपने दादा त्रिलोकनाथ को दिखाया। दादा जैसे ही उस चित्र पर नजर डालते हैं उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये तस्वीर कहाँ देखी तूने? दादा की आवाज डर से कांप रही थी। विहान कुछ नहीं बोलता, बस अपनी नोटबुक में लिखकर दिखाता है। मैंने इसे सपने में देखा। दादा घबराकर पीछे हटते हैं। ये तो रॉयल रिबन सर्कस है, सीतापुर का, लेकिन वो तो 1986 में बंद हो गया था और इसके बाद सब खत्म हो गया था। विहान की आंखों में सवाल थे। रॉयल रिबन सर्कस? कभी उसके बारे में किसी ने उसे नहीं बताया था। दादा उस तस्वीर को छीनकर पुराने संदूक में रखने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब होता है। दीवार पर टंगी घड़ी 3 बार उल्टा चलने लगती है। टिक टिक टिक, लेकिन उल्टा। और तब विहान को दिखती है, उसकी बनाई तस्वीर में जोकर की आंखें अब सीधा उसे देख रही हैं। उसने पलकों को झपकाया था। विहान डर जाता है, लेकिन उस रात नींद में उसे फिर वही सपना आता है। इस बार सर्कस के खंडहर में वो खुद है और सामने फटे लाल पर्दों के पीछे से कोई आ रहा है। घंटी की आवाज होती है, टिंग टिंग टिंग। फिर एक गूंजती हुई आवाज, तू आया है, तुझे बुलाया गया है, अब तू मेरा चित्रकार है। और तभी एक जोकर का चेहरा सामने आता है। लाल बाल, सफेद चेहरा और खून से सनी हंसी। मुझे फिर से हंसाना होगा, नन्हे चित्रकार, या तू भी मेरी तरह पुतला बन जाएगा। सुबह जब विहान जागा उसका कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर जो स्केच टंगी थी वो हंस रही थी। हथेली से बनी हंसी, कोयले से बनी आंखें, लेकिन अब वो जिंदा थीं। सीतापुर उत्तर भारत का एक छोटा और धूल भरा कस्बा, जहां हर चौक पर अजीब चुप्पी होती थी। बसें आती थीं, जाती थीं, लेकिन कुछ जगहें थीं जहां कोई नहीं जाता। उनमें से एक था रॉयल रिबन सर्कस का मैदान। विहान अपनी स्लेट और पेंसिल के साथ सीतापुर स्टेशन पर उतरा। उसकी जेब में दादा की पुरानी नोटबुक थी, जिसमें उस सर्कस के बारे में पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी थीं। सब में एक नाम कॉमन था, जाना। द जोकर, जो आखिरी रात तक स्टेज पर था और फिर सब गायब हो गया। वह पुराने डाकघर के पास बने एक लॉज में रुका, जहां दीवारें पीली और फटी थीं और छत पर लटकता पंखा जैसे खुद डर से कांप रहा था। लॉज की बूढ़ी मालकिन शांता देवी ने जैसे ही विहान के हाथ में रॉयल रिबन सर्कस की स्केच देखी, वो एक पल को सिहर गईं। कहां से लाई ये तस्वीर बेटा? वो जगह छोड़ आनी चाहिए थी हम सबको। वहां कुछ बचा नहीं, सिर्फ हंसी की आवाजें बची हैं, रात को सुनाई देती हैं। विहान अपने स्केचबुक और नोटबुक के साथ निकला, सीधे उस मैदान की ओर जहां कभी सर्कस लगता था। जगह सुनसान थी, झाड़ियां उग आई थीं, लोहे की झंग लगी गेट टेढ़े होकर गिरे हुए थे, लेकिन बीच में एक पत्थर की पट्टी अब भी खड़ी थी। रॉयल रिबन सर्कस, जहां हर हंसी थी खास। नीचे लाल रंग से कोई लिखा हुआ, और अब हर हंसी है खून में लिपटी। विहान अंदर गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन आंखें शांत थीं। अंदर एक टूटा हुआ टेंट पड़ा था और उसके नीचे धूल से भरा एक पुराना पियानो। वो जैसे ही उस पियानो के पास गया, अचानक एक की टोन अपने आप दब गई। टिंग। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। तभी उसे वहां की दीवार पर कुछ दिखाई दिया।
उसने कभी ये स्केच नहीं बनाई थी, लेकिन दीवार पर उसी के हाथों की लकीर जैसी ड्राइंग बनी थी। एक चेहरा, जाना का, लेकिन उसके नीचे लिखा था, तू आया है मेरी आखिरी हंसी लिखने। और फिर चारों ओर से हवा चलने लगी। टेंट की दीवारें फड़फड़ाईं। पियानो की सारी कीज अपने आप बजने लगीं, जैसे कोई सर्कस ट्यून। टिंग 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 टिंग। और ठीक सामने उस पुराने स्टेज पर एक परछाई उभरी, एक लाल टोपी, एक सफेद चेहरा और लिपस्टिक से खींची गई हंसी। जोकर लौट आया था। सांझ का समय था। चारों ओर धुंध फैल रही थी और सर्कस के खंडहर में अजीब सी नमी बढ़ रही थी। विहान अब पूरी तरह डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। एक टूटी दीवार के पीछे से गुजरता है। वहां लकड़ी का एक पुराना दरवाजा था, जिस पर बच्चों के नामों से बनी लकीरें थीं, जैसे कोई रोज उस पर स्कोर काटता हो। दरवाजा खोलते ही सामने था गुड़िया घर। दीवारें गुलाबी थीं, लेकिन धूल और जाले अब उन्हें ग्रे बना चुके थे। चारों ओर गुड़ियाओं थीं, लकड़ी की, कपड़े की, कांच की। हर एक का चेहरा अजीब तरह से बिगड़ा हुआ। एक गुड़िया बिना आंखों के थी, एक की मुस्कान आधी थी, और एक गुड़िया हूबहू विहान जैसी दिखती थी। वो चौंक गया। वो गुड़िया एक छोटे से कांच के बॉक्स में बंद थी, और बॉक्स के अंदर लिखा था, द नेक्स्ट परफॉर्मर, अगला कलाकार। विहान को पीछे से फिर वो आवाज सुनाई दी, वही जो सपने में आई थी। तू समझता है मैं गुड़ियों से खेलता था? नहीं, मैं उन्हें सजा देता था। और सामने की दीवार पर जैसे परछाइयां बनने लगीं। एक आदमी दिखा, सादा मेकअप वाला जोकर, जाना, बच्चों से घिरा हुआ, लेकिन उसकी आंखें बेबस थीं। हंसी जबरदस्ती थी। फिर वह छवि बदलती है। एक औरत चीखती है, बच्चों को खींचती है और कहती है, तुम बच्चों को हंसाते नहीं, डराते हो। ये सर्कस नहीं, शमशान बन गया है। और तभी जाना, जोकर का चेहरा खून से सन जाता है। वो चिल्लाता है, मैं उन्हें हंसाना चाहता था, पर अब वो हंसी मेरी सजा बन गई। शांता देवी, लॉज वाली की आवाज कमरे में गूंजती है, मानो विहान के मन में। उस जोकर की बीवी थी रंभा। वो बच्चों की देखभाल करती थी। एक रात जब सर्कस में हादसा हुआ और 3 बच्चे गायब हुए, तो सबने जाना को दोषी ठहराया, लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। गुड़ियों के बीच एक खंडित डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हंसी अब मेरे साथ नहीं, मेरे खिलाफ है। जो भी मेरी कहानी को अधूरा छोड़ेगा, उसकी हंसी सबसे पहले छिनी जाएगी। कमरे की लाइट बंद हो जाती है और दरवाजा अपने आप बंद। विहान अंदर कैद है, और फिर वह देखता है, उसकी बनाई गुड़िया धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। फिर वो आंख झपकाती है और फुसफुसाकर कहती है, तेरा किरदार शुरू हुआ कलाकार। विहान अब गुड़िया घर के भीतर बंद था। सांसें रुकती जा रही थीं। कमरे में लगे सभी घड़ी के कांटे उल्टी दिशा में चलने लगे थे। हर गुड़िया की आंखें एक साथ उसकी ओर घूमी। अचानक एक भूरे रंग की किताब हवा में तैरती हुई उसके सामने गिरती है। वह वही डायरी थी, लेकिन अब उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर एक औरत की आंखें बनी थीं, लाल और नम, फिर अंधेरा और धुआं और एक परछाई। कमरे के बीचों बीच धुआं उठता है और उसमें एक स्त्री की आकृति उभरती है। लंबे खुले बाल, सफेद धोती और गले में झूलती टूटी हुई लाल माला। वो रंभा थी। उसकी आवाज फुसफुसाकर विहान के दिमाग में गूंजती है, तुम सुन सकते हो मेरी चीखें, क्योंकि तुमने मेरी बनाई गुड़िया छुई है। विहान कांप उठा, पर उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। वो स्लेट पर लिखता है, तुम कौन हो? रंभा की आत्मा ने दीवार पर अपनी उंगलियों से खून में लिखा, मैं वो हूं जिसने जाना की हंसी छीनी और खुद को भी शापित कर लिया। सन 1936 में रॉयल रिबन सर्कस में जाना और रंभा पति पत्नी थे। जाना सबसे सफल जोकर था। उसकी हंसी से बच्चे रोते रोते भी हंसते थे। पर एक रात 3 बच्चे शो के दौरान गायब हो गए। सभी ने जाना को दोषी ठहराया, लेकिन रंभा जानती थी वो निर्दोष है। जब पुलिस उसे मारने आई, रंभा ने उसे छुपा लिया, पर एक हादसे में सर्कस में आग लगी और जाना लापता हो गया। रंभा ने खुद को सजा दी। उसने अपनी आत्मा को उसी गुड़िया घर में बांध लिया और कहा,
जब तक कोई सच्चा कलाकार आकर जाना की सच्चाई नहीं खोजेगा, न मैं मुक्त होऊंगी न वो, रंभा कहती है। उसकी हंसी अब खून मांगती है। पर तुम, एक मूक चित्रकार, उसे बिना बोले वो आवाज दे सकते हो जो दुनिया ने छीन ली थी। फिर वो दीवार की ओर इशारा करती है, जहां लिखा होता है, शुरुआत उस नकाब से हुई थी। जाना का असली चेहरा उस दिन छुपा था, जब उसकी जगह कोई और हंस रहा था। फिर आत्मा गायब हो जाती है। विहान अब जान चुका है, ये कहानी उतनी सीधी नहीं। जाना शायद मंच पर उस रात मौजूद ही नहीं था। तो फिर जो जोकर बच्चों के साथ आखिरी बार देखा गया, वो कौन था? रंभा की आत्मा के गायब होते ही गुड़िया घर की एक दीवार हिलती है और खुल जाती है एक सीढ़ी नीचे की ओर। विहान हाथ में एक पुराना टॉर्च लिए धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है। हर कदम पर दीवारों पर पुराने जोकरों की तस्वीरें हैं। कुछ के चेहरे खून से कटे हुए हैं। अंत में एक लोहे का भारी दरवाजा आता है जिस पर लिखा है, केवल चुना गया मूर्ख ही प्रवेश कर सकता है। विहान दरवाजा खोलता है। वो कमरा पूरा ठंडा था। छत से कई जोकर मास्क टंगे थे, हर एक अलग रंग और भाव का। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई तो दांत पीस रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा कांच का बेलनाकार कैप्सूल था, जिसमें रखा था एक मास्क जो आंखें झपका रहा था। वो हिल रहा था, सांस ले रहा था। विहान पास गया और कैप्सूल पर लिखा देखा, ध्यान रहे, ये मास्क भावनाओं को जिंदा कर देता है। अगर आपने झूठे दिल से इसे छुआ तो ये आपकी असली शक्ल छीन लेगा। विहान कांप उठा। उसे याद आया, रंभा ने कहा था कि उस रात जो मंच पर था वो जाना नहीं था। क्या उस नकाब को किसी और ने पहना था? कैप्सूल अपने आप खुलता है, मास्क हवा में तैरता है और सीधे विहान के चेहरे के सामने आ जाता है। उसकी आंखों में घुसने लगता है और दिखने लगते हैं पुराने फ्लैशबैक। सन 1986 की रात। मंच के पीछे कोई जाना के कपड़े पहन रहा है। वो लंबा है, आवाज गहरी है और हंसी नकल की हुई है। वो मास्क पहनता है और बाहर चला जाता है, और असली जाना रस्सियों से बंधा एक बक्से में बंद है। वो चिल्ला नहीं सकता क्योंकि उसका गला काट दिया गया है। उसकी आंखों में बस एक ही बात है, रंभा को बचाओ। अब विहान के सामने मास्क बोलता है, अब तुम जान चुके हो, मुझे जिसने पहना था वो कलाकार नहीं, कातिल था। अगर तुम मेरे साथ सच्चाई तक जाओगे, तुम्हारी भी शक्ल छिनेगी। पर अगर डर गए तो रंभा कभी मुक्त नहीं होगी। विहान अब दो रास्तों पर खड़ा है। 1, मास्क को पहनकर जाना की असली यादों में उतर जाए। 2, या पीछे हट जाए और सर्कस का रहस्य कभी सामने न आए। लेकिन तभी दीवार पर उभरता है खून से लिखा एक वाक्य, असली शैतान अब भी जिंदा है। विहान ने कांपते हाथों से मास्क उठाया। मास्क उसकी सांसों से धड़क रहा था जैसे कोई हृदय, और जैसे ही उसने मास्क चेहरे पर लगाया, झटका, पूरी दुनिया घूमने लगी। अब विहान नहीं था, अब वो जाना था, 1986 का जाना। उसे अपने गालों पर रंग महसूस हो रहा था, हाथों में जंग लगे जूते, और सामने सर्कस का मंच, लोगों की तालियां और कैमरों की चमक। लेकिन जाना असली मंच पर नहीं जा रहा, वो पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि उसकी जगह कोई और उसका नकाब पहनकर जा चुका है। अचानक वो देखता है 3 बच्चे मेकअप रूम में बैठे हैं। वो नकली जाना उनके सामने जोकर की हरकतें कर रहा है, पर बच्चों की आंखों में डर है। फिर एक चाकू निकलता है। जाना, विहान भागता है, चिल्लाना चाहता है, पर उसकी आवाज नहीं निकलती। वो देखता है, बच्चे गायब कर दिए गए, उनके कपड़े खून से सने हैं, और नकली जोकर मुंह पर वही मास्क पहने मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बस उसकी आंखें, और उन आंखों में नफरत। तभी एक आईने में विहान खुद को देखता है। मास्क धीरे धीरे उसके चेहरे से उतरने लगता है और वो फिर वापस विहान बनता है, लेकिन अब वह जाना की यादों का साक्षी बन चुका है। जैसे ही मास्क नीचे गिरता है, एक आवाज आती है। जो सच देख लेता है वो अब उसे अनसुना नहीं कर सकता। मास्क जमीन पर गिरता है और टूटता है। उसके अंदर एक पुराना सर्कस टिकट निकलता है। टूटे हुए मास्क के भीतर मिले सर्कस टिकट ने सब कुछ बदल दिया। विहान अब जान चुका था
विक्रांत ही वह असली शैतान था जिसने जाना की जगह ली, बच्चों को गायब किया और रंभा की आत्मा को शापित कर दिया। विहान एक पुरानी कार से रात के अंधेरे में संगम सिटी पहुंचा। वहां सच में एक सुनसान मैदान में रंग बिरंगे तंबू लगे थे, लेकिन यह सर्कस आम नहीं था। यहां टिकट काउंटर पर कोई नहीं था, बस एक बुढ़िया बैठी थी जिसकी आंखें सफेद थीं। वो बोली, हंसने आए हो या सच देखने? जो विक्रांत के तंबू में गया वापस नहीं लौटा। विहान सीधा गया सबसे बड़े लाल तंबू की ओर। उसके ऊपर लिखा था, लाफलेस क्लाउन प्रेजेंट्स द फाइनल शो। अंदर मंच पर एक लंबा जोकर खड़ा था, बिना हंसी के, बिना बोलचाल के, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे अंधेरे की लहर छोड़ रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया, विहान को देखा और बर्फ सी ठंडी आवाज में कहा, आखिरकार परफॉर्मर नॉर्डर थर्टीन का गवाह आ ही गया। विक्रांत ने हवा में हाथ लहराया और एक पुराना प्रोजेक्टर चालू हो गया। स्क्रीन पर वही रात दिखाई दी, बच्चों की चीखें, जाना की हत्या और एक जोकर की मूक हंसी। विहान फटी आंखों से देखता रहा। विक्रांत धीरे से बोला, मैंने मास्क नहीं चुराया था, मास्क ने मुझे चुना था। यह हंसी शाप है, अब तेरी बारी है इसे पहनने की। अचानक मंच का फर्श फटता है और नीचे खुलता है एक भूल भुलैया, हंसते हुए चेहरों की भूल भुलैया, जहां हर मोड़ पर जोकर हैं, पर असली कोई नहीं और झूठा हर कोई। और बीच में रखी है एक खाली सीट, उस मास्क के लिए जो अब विहान को बुला रहा है। विक्रांत मंच पर खड़ा था। वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी गूंज रही थी। जैसे ही विहान ने पहला कदम उस फटी जमीन के नीचे रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह कोई सामान्य भूल भुलैया नहीं थी। दीवारें जैविक थीं, उन पर जोकरों के चेहरे उग रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ के मुंह से खून बह रहा था। हर कुछ कदम पर एक रिकॉर्डिंग चलती थी। हंसी जब असली नहीं होती तो जान लेती है। विहान को एक चौराहा मिला। 3 रास्ते थे। 1 मिरर टनल, आईनों की सुरंग। 2 द जोकर स्कूल। 3 2 साइलेंट स्टेज। एक कटी हुई उंगली से बनी तख्ती पर लिखा था, जो खुद को पहचानता है वही मास्क को जीतता है। विहान मिरर टनल में गया। वहां उसके सामने हजारों विहान थे, हर आईने में अलग रूप। एक हंस रहा, एक रो रहा, एक डर कर भाग रहा। तभी एक आईने से जाना बाहर निकल आया। उसने कहा, तेरे अंदर जो मास्क है वो अभी जीवित है और विक्रांत सिर्फ एक चेहरा है। असली राक्षस तेरी अपनी हंसी में छिपा है। अगर तू झूठा हंसा तो मर जाएगा। विहान वहां गया जहां बच्चे थे, मगर सब जोकर बने हुए। वो किताबें नहीं पढ़ रहे थे, वो हंसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। टीचर ने विहान को देखा और पूछा, हंसी की परिभाषा बताओ। विहान चुप रहा। तभी एक बच्चा जोर से हंसा और फर्श के नीचे चला गया। उसकी चीखें आती रहीं, मगर हंसी बजती रही। विहान दौड़ा, लेकिन टीचर बोला, यहां कोई भागता नहीं, सब हंसते हैं। यहां सब कुछ शांत था, सिर्फ एक कुर्सी रखी थी और उस पर वही मास्क। जैसे ही विहान ने मास्क छूने की कोशिश की, पीछे से विक्रांत की आवाज आई, अब तेरा चेहरा उस हंसी के लायक है। तीनों रास्ते पार करने के बाद एक दरवाजा खुला। वो विक्रांत का असली कमरा था, जहां पुराने मास्क टंगे थे और हर मास्क में एक आत्मा बंद थी। विहान समझ गया, हर मास्क एक परफॉर्मर की मौत का प्रतीक है और वह अगला परफॉर्मर बनने वाला है। मास्क जैसे ही विहान के चेहरे से जुड़ा, एक तेज चीख उसके कानों में गूंजी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो पहुंच गया विक्रांत की यादों के अंदर। गांव, जहां हंसी जुर्म थी। विक्रांत एक गरीब लड़का था, एक छोटे गांव में जहां कोई हंसता नहीं था। गांव का नाम था नीरपुर, एक ऐसा स्थान जहां हंसी को अभिशाप माना जाता था। कहा जाता था, जो हंसता है वो पिशाच को बुलाता है। विक्रांत को हंसना पसंद था। वो रोज आईने में जोकर बनकर खुद को हंसाता। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसकी हंसी को पिशाच की दस्तक समझा और एक रात उसकी मां को जिंदा जला दिया गया। विक्रांत रोया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ एक फीकी हंसी आई। तभी एक सुनहरा मास्क आसमान से गिरा
और आवाज आई, तू अब हंसी का संरक्षक है। दुनिया तुझे शैतान मानेगी, लेकिन तू होगा हंसी का भगवान। विक्रांत ने मास्क पहना और उसी रात पूरा नीरपुर जलकर खाक हो गया। विक्रांत गायब हो गया। पर हर साल पूर्णिमा की रात एक जोकर आता और बच्चों को हंसाकर गायब कर देता। विहान ने अचानक देखा, विक्रांत का बचपन का चेहरा उसके अपने चेहरे से मिलता था। उसे समझ आया, उसकी नसों में भी वही हंसी बह रही है। वह सिर्फ दर्शक नहीं था, वह अगला जोकर बन सकता था। एक वादा मास्क ने विहान से पूछा, तू क्या करेगा? हंसी को शाप समझेगा या उसे मुक्ति बनाएगा? तू परफॉर्मर नाग 14 बनेगा या इस श्रृंखला को तोड़ेगा? कमरा अंधेरे में डूबा था। मास्क अभी भी विहान के चेहरे पर था और उसके भीतर दो आवाजें चल रही थीं, एक जो उसे रोक रही थी, एक जो उसे उकसा रही थी। और तभी विक्रांत प्रकट हुआ। अब वह साधारण जोकर नहीं रहा था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, उसकी आंखों में आग थी और उसकी हंसी हड्डियां कंपा देने वाली। विक्रांत बोला, तो आ ही गया परफॉर्मर तू योरंडी। अब तू या मैं, कोई एक हंसेगा आखिरी बार। हंसी की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन यह तलवार या मुक्कों की नहीं थी, यह हंसी की लड़ाई थी। विक्रांत की हंसी से दीवारें दरकने लगीं, विहान की हंसी से जोकर मास्क फटने लगे। कमरे में बंद आत्माएं मुक्त होने लगीं। जिन परफॉर्मर्स को विक्रांत ने बंद कर रखा था, अब वे विहान के पीछे खड़े थे। विक्रांत की सच्चाई खुली। विक्रांत चिल्लाया, मैंने सबको हंसी दी, लेकिन बदले में क्या मिला? मौत? अकेलापन? विहान चुपचाप बोला, तूने हंसी को शस्त्र बनाया, मैंने उसे सहारा बनाया है। हंसी दर्द छुपाने का जरिया है, हत्या का नहीं। विहान ने वह मास्क उतारा और कहा, तेरी आत्मा अब मुक्त है विक्रांत। तभी विक्रांत चिल्लाया, आग में घिरा और एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गया। हॉल में अब सिर्फ एक कुर्सी थी और दर्शक तालियां बजा रहे थे। असली दर्शक, असली लोग। जोकर हॉल अब एक रंगमंच बन चुका था, जहां डर नहीं, असली हंसी गूंज रही थी। परफॉर्मर बोर्निश्योदा नहीं बना उद्धारक विहान परफॉर्मर नहीं बना। उसने श्रृंखला तोड़ी। अब हर साल की पूर्णिमा को एक बालक वहां कहानी सुनाता है, जोकर की हंसी की। जो एक बार राक्षस थी, अब सीख बन गई है। जोकर हॉल की राख में से जब नई सुबह निकली तो सब कुछ शांत था। विक्रांत की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और विहान ने हंसी को उसकी बेड़ियों से आजाद किया था। पर कहानियां वहीं नहीं रुकती जहां हम सोचते हैं। उनकी जड़ें जमीन में नहीं, दिलों में फैलती हैं। विहान उस रात के बाद कभी मंच पर नहीं लौटा। उसने मास्क को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। लेकिन उस मास्क का जादू अब किसी और को पुकार रहा था। 3 साल बीत चुके थे। एक नई लड़की, आर्या, 16 साल की, एक अनाथ, जिसे पुराने थिएटर में अकेले बैठकर पुराने मुखौटे और स्क्रिप्ट्स पढ़ना पसंद था। वह अलग थी। उसे लगता था कि हंसी में कोई रहस्य छुपा है, कोई अनकहा डर और कोई पुराना संगीत। एक शाम वह जोकर हॉल के खंडहरों में गई, जहां घास उगी हुई थी, दीवारें टूटी थीं और दरवाजे खुद ब खुद चरमराते थे। लेकिन उस हॉल की फैजा में कुछ था, मानो कोई अभी भी वहां मंचन कर रहा हो, किसी पुरानी हंसी की गूंज हवा में तैर रही हो। उसी शाम उसे मिला वह संदूक, मिट्टी में आधा गड़ा हुआ, और उसके भीतर रखा था वही मास्क, विक्रांत का, फिर विहान का, और अब शायद उसका। जैसे ही उसने मास्क को छुआ, हवा अचानक रुक गई और पूरी पृथ्वी जैसे कुछ क्षण के लिए थम गई। एक हल्की सी हंसी उसके कानों में आई, लेकिन यह कोई डरावनी हंसी नहीं थी, यह मासूम थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार खेलते हुए मुस्कुराता है। आर्या ने मास्क पहना और उस क्षण उसे अपने भीतर कोई गहराई महसूस हुई, कोई अनदेखा मंच, जहां उसकी आत्मा परफॉर्मर बन चुकी थी। उसकी आंखों के सामने एक नया दृश्य उभरा, एक अनंत हॉल जहां सैकड़ों परफॉर्मर खड़े थे, हर एक की आंखों में एक कहानी, हर एक की हंसी में एक पीड़ा। वो सब उसे देख रहे थे और एक स्वर उभरा, तू अगली उत्तराधिकारी है, तू परफॉर्मर मैमगाला फेरा है। पर आर्या कोई साधारण परफॉर्मर नहीं थी। वो विक्रांत या विहान जैसी नहीं थी। उसमें एक दुर्लभ शक्ति थी। उसकी हंसी में सच्चाई थी, छल नहीं। जब उसने पहली बार मंच पर मास्क पहनकर एक कहानी सुनाई, तो दर्शकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके होंठ मुस्कुरा रहे थे। वह हंसी
जिसने विक्रांत को दानव बना दिया था, वही हंसी आर्या के जरिए मुक्ति बन गई। मगर अंधेरा इतनी जल्दी हार नहीं मानता। हर हंसी के पीछे एक छाया होती है, एक प्राचीन आत्मा जिसे परफॉर्मर न0 कहा जाता है, अब जागने लगी थी। वह परफॉर्मर जो कभी जोकरों की शुरुआत से भी पहले था, जिसे विक्रांत भी नहीं जानता था, और उसकी नजर अब आर्या पर थी। कहानी फिर से जिंदा हो रही थी। इस बार युद्ध सिर्फ हंसी का नहीं था, यह आत्माओं, सच और कल्पना के बीच की रेखा मिटाने वाला युद्ध था। और जब सब कुछ कहा और किया जा चुका था, मंच की आखिरी रोशनी बुझ गई। आर्या ने मास्क को देखा। अब वो सिर्फ एक मास्क नहीं था, बल्कि एक कहानी थी जिसे वो जी चुकी थी। उसने उसे धीरे से जमीन पर रखा और पीछे मुड़कर चल दी, बिना पछतावे, बिना डर के। जोकर हॉल अब फिर से वीरान था, लेकिन उसकी दीवारों में हंसी की एक गूंज हमेशा के लिए कैद हो गई थी। न डरावनी, न करुण, बस एक सच्ची इंसानी हंसी। आर्या अब परफॉर्मर नहीं थी, वो एक कहानी बन चुकी थी जिसे वक्त कभी भुला नहीं सकेगा। और कहीं किसी कोने में कोई बच्चा फिर से उस मास्क को ढूंढेगा, और तब यह कहानी फिर से जिंदा हो उठेगी। क्योंकि हंसी कभी मरती नहीं, वो बस अगला किरदार ढूंढती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।